हे गाइस, वेलकम टू आदेश एकेडमी। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की जितनी भी क्रोनोलॉजी हैं हम लोग एक एक करके इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंसिडेंट किस मोमेंट पे हैपन हुआ था। आज हम लोग ये चीज़ें यहाँ पे देखेंगे एक एक करके, क्योंकि इसमें शिक्षा के जो 4 प्रमुख युग हैं, 4 एराज, और उन एराज में कौन कौन सी चीज़ें हैपन हुई हैं, किस डेट पे हैपन हुई हैं, एक एक करके हम लोग सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 में ये जितनी भी क्रोनोलॉजी हैं अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई हैं। आप ये जब ये वीडियो आप कंप्लीट कर लेंगे और जितनी भी क्रोनोलॉजी इसमें दी गई हैं आप उसे कवर कर लेंगे, डेफिनेटली मेरे को नहीं लगता कि एक भी आपका क्वेश्चन वहाँ पे उलझेगा या फिर आपको दिक्कत करेगा। तो हम लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारी क्रोनोलॉजी एक जगह इकट्ठा करके आपको दे दी है। तो गाइज, जब भी आप जितने भी फैक्चुअल कंसेप्चुअल कंसेप्ट हैं वो चीज़ें तो कवर हो जाती हैं एग्ज़ाम में, लेकिन जस्ट एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले जितनी भी इसमें क्रोनोलॉजी है आप बहुत ईजिली इसको रिवाइज कर सकते हैं, और कौन चीज़ें कब हैपन हुई थी ये बहुत अच्छे से यहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। अगर गाइज आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि भारतीय शिक्षा का जो ऐतिहासिक विकास रहा है, औपनिवेशिक जड़ों से लेकर समावेशी और तकनीकी नवाचार तक 1817 से लेकर के एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ये आपका वीडियो किस में हेल्पफुल रहेगा, यूजीसी नेट के डेफिनेटली पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। फिर आप बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेगा। आगे शिक्षा के 4 प्रमुख युग हैं, द 4 एराज। जब द 4 एराज, और इन एराज में क्या क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा, प्री इंडिपेंडेंस 1817 टू 1944, औपनिवेशिक नीतियों और प्रारंभिक नींव। इसमें जो है जितनी भी औपनिवेशिक नीतियां हैं और प्रारंभिक नींव हैं इनकी बात चर्चा की गई है। और स्वतंत्रता की नीतियां पोस्ट इंडिपेंडेंस 1948 से लेकर के 2020 तक, 2020 तक, जो भी जितने भी आयोग हैं, कमीशन हैं, वैधानिक निकाय हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति हैं उसकी बात की गई है। समावेशी शिक्षा और अधिकार इंक्लूसिव एजुकेशन 1993 से लेकर के 2016 तक, इसमें आपका दिव्यांगता अधिकार है और शिक्षा का अधिकार आरटी जो है राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। नेक्स्ट आपका जो 4th एराज है वो आपका है मुक्त और तकनीकी शिक्षा, ओपन एंड टेक एजुकेशन 1982 से लेकर के 2004 तक। इसमें आपकी दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन की बात की गई है, जितने सैटेलाइट हैं और डिजिटल प्रसारण की बात की गई है। तो ये आपका 4 एराज में यहाँ पे डिवाइडेड है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैपन हुई वो देखते हैं हम लोग। पहला आपका है स्वतंत्रता पूर्व न्यू और अंग्रेजों की शिक्षा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों का ही अधिकार था, तो उन्होंने शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा दिया या फिर क्या क्या एजुकेशन के फील्ड में किया वो हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग का है 1823 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई थी। ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये पेपर 1 में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन रिपोर्ट जो है वो कब आई थी, तो 1823 में। इसमें क्या हुआ था, शिक्षा के प्रसार की प्रारंभिक रूपरेखा दी गई थी। अगर पूछेगा कि प्रारंभिक रूपरेखा कब दी गई थी, तो वो माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन रिपोर्ट में दी गई थी। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। 1835 में मैकाले मिलेट और बेंटिंग की उद्घोषणा, जो 1835 में मैकाले मिलेट और बेंटिंग की जो उद्घोषणा थी उसमें यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम की स्थापना की गई थी। क्योंकि 1835 में जो मैकाले मिलेट और बेंटिंग की उद्घोषणा थी उसी में जितने भी यूरोपीय साहित्य, लिटरेचर और जो साइंस थी उनको बढ़ावा देने का काम मैकाले मिलेट और बेंटिंग की उद्घोषणा में ही किया गया था, और ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम की भी स्थापना इसी में की गई थी। आगे देखिए 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसे ही अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये याद रखेंगे आप, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया है। जो भी काम है वो अगर किसी को ज़्यादा इंग्लिश का नॉलेज है तो उनको ज़्यादा प्रमोट किया गया था।
आगे हम लोग देखते हैं आयोग और समितियाँ, जो यहाँ पे आपका कमीशन और कमिटीज़ है। पहला है आपका है 1882 हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि इसका जो है सेकेंडरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस था। सेकेंडरी एजुकेशन पे इसका ज़्यादा फोकस था। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में। नेक्स्ट आपका है 1902 में रैले आयोग। जो रैले कमीशन था वो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग गठन। इसमें एक चीज़ देखेंगे आप कि जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन है वो रैले आयोग के माध्यम 1902 में। नेक्स्ट आपका सैडलर आयोग है। सैडलर कमीशन 1917 में आया था और इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो जिस रिलेशन होता है वो किसका है? वो सैडलर आयोग का है 1917 में, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कौन किया था? सैडलर आयोग ने। इसीलिए कभी कभी इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय से रिलेट करके देखा जाता है सैडलर आयोग को। नेक्स्ट आपका है 1929 हार्टुग समिति। जो हार्टुग कमेटी है वो शिक्षा के गिरते स्तर को और अपव्यय पर रिपोर्ट दिया था, क्योंकि जो भी एजुकेशन के फील्ड में थोड़ा गिरावट आई थी उसको लेकर के, और जो अपव्यय है उस पर इन्होंने क्या किया था? रिपोर्ट तैयार किया था। तो हार्टुग समिति से ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस इसका डेट आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी में कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए बोल देता है या फिर मैच करने में दिया रहता है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। सीक्वेंस में दे देगा, आपको अगर क्रोनोलॉजी पता रहेगी तभी आप सीक्वेंस में लगा पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है वर्धा योजना। जो वर्धा स्कीम थी 1937 में आई थी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो वर्धा स्कीम थी उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो इसके जो चेयरपर्सन थे वर्धा योजना के वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। और गांधी जी की नई तालीम पर आधारित, एक चीज़ ध्यान रखना, जो नई तालीम, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नई तालीम से किसे देखा जाता है? तो नई तालीम से गांधी जी को हमेशा जोड़ के देखा जाता है। और वर्धा योजना के जो चेयरपर्सन हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। फिर 1944 में, ये पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेपर 1 में 1944 में सार्जेंट योजना कब आई थी? आपका 1944 में। नेक्स्ट आपका कोई है प्रारंभिक विश्वविद्यालय और उनके संस्थापक। जितने भी प्रारंभिक विश्वविद्यालय हैं और उनके संस्थापक हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 1817 हिंदू कॉलेज और भी कहाँ थे? कलकत्ता में। और ये राजा राम मोहन ने इस्टेब्लिश किया था। राजा राम मोहन राय जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था, और किसके साथ मिलकर के? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन द्वारा स्थापित किया गया था, वो किसके साथ मिलकर के स्थापित किया गया था? तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के साथ मिलकर के स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका है 1857 प्रथम 3 विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार कि प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन थे? तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई थी? 1857 में। तीनों विश्वविद्यालय एक ही साथ स्थापित किए गए थे। पहला आपका है कलकत्ता, दूसरा है आपका बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय। नेक्स्ट 1875 और 1916, ये अलग अलग डेट है और इन डेटों पे अलग चीज़ हैपन हुई है। जैसे AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना पूछेगा तो 1875 में, और 1916 4 फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 4 फरवरी 1916, क्योंकि इसी डेट पे और भी चीज़ें स्थापित की गई हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो कन्फ्यूज ना होइएगा। इसका 4 फरवरी आप याद रखेंगे, इसका पूरा बस 1916 आप याद रखेंगे। तो वहाँ पे जब सीक्वेंस में लगाने के लिए देता है तो 4 जुलाई 1916 दे देगा, 16 फरवरी, तो इसका मंथ भी पूछता है तो आप इसको इग्नोर ना करेगा, 4 फरवरी भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। 1916 नेक्स्ट जो है आपका SNDT महाविद्यालय। जो SNDT है ये विश्वविद्यालय है, लेकिन ये फीमेल के लिए था 1916 में। इसके जो संस्थापक जो थे वो महर्षि डॉक्टर धोंदो केशव कर्वे। और एक चीज़, जब ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी थी वो भी वीमेन यूनिवर्सिटी, ये फीमेल के लिए पहली यूनिवर्सिटी है। SNDT 1916 में
की फैक्ट इसका ये है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का ये पहला महिला विश्वविद्यालय है। इवन भारत में तो ठीक है, और दक्षिण एशिया को भी मिलाकर देखा जाए तो ये भारत का ये पहला महिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। नेक्स्ट आपका है 1921 में विश्व भारती, जिसे शांति निकेतन के नाम से भी जाना जाता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही किया था 1921 में। आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शैक्षणिक योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शैक्षणिक योगदान क्या रहा है, इसको आप देखेंगे तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे जोड़ी गई हैं। एल्फिस्टन कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, खालसा कॉलेज, और आपका नेक्स्ट है सिद्धार्थ कॉलेज। तो ये 4 कॉलेज, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शैक्षणिक योगदान इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपको चारों याद होना चाहिए, क्योंकि 4 याद रहेगा तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो एल्फिस्टन कॉलेज है, खालसा कॉलेज है, मिलिंद कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज। आगे हम लोग देखते हैं इनका एक कहना था कि समाज के हर वर्ग तक उच्च शिक्षा पहुंचाने का संस्थागत प्रयास इन्होंने किया था, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि समाज के जितने भी छोटे वर्ग के या बड़े या उच्च कुल के जो भी हैं मतलब सबको समान शिक्षा पहुंचाई जाए। स्वतंत्रता के बाद संस्थागत ढांचा। अब हम लोग अभी जितने भी प्री इंडिपेंडेंस में जो भी इंसिडेंट हैपन हुआ था उसको देखें। अब हम लोग स्वतंत्रता के बाद जो भी चीज़ हैपन हुई है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने नीचे से ऊपर ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है 1948, क्योंकि आपका 1947 के बाद ही आपका प्री इंडिपेंडेंस गिना जाता है। तो 1948-49 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और हमेशा ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जब भी पूछता है ये डॉक्टर एस अध्यक्ष इसके हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो राधाकृष्णन आयोग कभी कभी पूछ लेता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसी को बोला जाता है राधाकृष्णन आयोग। तो जब ऑप्शन में आता है तो उसमें आता है कि राधाकृष्णन आयोग, तो आप बताएंगे हमेशा 1948 टू 49। इसको आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आपका है 1952-53, ये मुदालियर आयोग की बात करता है, क्योंकि ये मुदालियर आयोग हमेशा माध्यमिक शिक्षा के नाम से, जैसे यहाँ पे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन से रिलेटेड था, यहीं पे 1952 से 52 और 53 में जो बात की गई है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर एल मुदालियर है। तो जो मुदालियर जी हैं इनको मुदालियर आयोग ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1964 से 66 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसको आप जान जाएंगे, इसे कोठारी आयोग भी बोला जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी कहा। इसके अध्यक्ष जो है DS कोठारी। DS कोठारी का कभी कभी पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है। तो DS कोठारी का मतलब होता है दौलत सिंह कोठारी। भविष्य की राष्ट्रीय नीतियों का आधार जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, इसी से क्या हुआ, भविष्य की राष्ट्रीय नीति का आधार बना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, तो इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी बोला जाता है, और माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी बोला जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी बोला जाता है। तो इन तीनों को इस नाम से भी आप याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं द पिलर्स ऑफ द गवर्नेंस। यहाँ पे उच्च शिक्षा की बात की गई है, स्कूली शिक्षा की बात की गई है, और संवैधानिक शिक्षा। उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा और संवैधानिक शिक्षा। उच्च शिक्षा में जैसे UGC की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। UGC आपको याद रहना चाहिए फुल फॉर्म, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा इसे 1956 में मिला था। इस पे 2 डेट है, कंफ्यूज ना होइएगा। 1953 में यहाँ पे इसको क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन जो स्टैचुरी स्टेटस है, संवैधानिक जो इसे दर्जा दिया गया था, वो 1956 में दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं स्कूली शिक्षा। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, 1961 में स्थापना, स्कूली शिक्षा का मानकीकरण। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिए। NCERT जो है वो स्कूली शिक्षा का मानकीकरण करता है, और जो UGC है वो उच्च शिक्षा का मानकीकरण करता है, और NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। आगे आपका है संवैधानिक शक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सीधे बोला गया कि शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। जो शिक्षा है पहले वो राज्य सूची का पार्ट होता था, लेकिन इसे क्या कर दिया गया, मतलब समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। वो भी किस संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। आगे आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ हैं इसकी एक तुलनात्मक दृष्टि है, क्योंकि आप देखेंगे तो NP 1968, NP 1986, NEP 2020। अब इन तीनों की क्या खासियत है इसको देखते हैं। तो पहली जो 1968 का है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसे आप ध्यान रखेंगे। कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई थी, तो 1968 में। कोठारी आयोग 1964 टू 1966 की सिफारिश पर आधारित है। ये जो पहला अब ये क्वेश्चन रहता है कि जो पहली हम लोग हमारी जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किस आयोग, मतलब किस आयोग की सिफारिश पर इसे गठित किया गया था। सॉरी, कोठारी आयोग 1964 सॉरी गाइस, 1964 से लेकर के 66 की सिफारिश पर यह आधारित था। आगे आपका है NPE 1986। NPE 1986 ये द्वितीय नीति है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति और द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसका जो मुख्य फोकस था असमानता, जो मतलब बहुत भारी भरकम ना बनाया जाए, बहुत ज़्यादा बर्डन ना दिया जाए उनको पढ़ाई के लेकर के, ये अस्पताल समिति में ये बात की गई है। आगे आपका है समावेशी शिक्षा की ओर कदम। जो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन है इसकी बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मैंने ऐसे एक सीढ़ी की तरह यहाँ से ऊपर से नीचे ही दिखाया है। तो आपका है 1993। इसमें RCI भारतीय पुनर्वास परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापना, ये ध्यान रखिएगा। RCI ये क्वेश्चन पूछता है, पेपर 1 में हमेशा पूछता है ज़्यादा। RCI भारतीय पुनर्वास परिषद, अगर इसकी बात की जाए तो 1993 में। PWD अधिनियम, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की शुरुआत 1995। जैसे जो भी मतलब एजुकेशन के फील्ड में अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है तो उसको इस एक्ट के तहत, PW एक्ट के तहत उसे क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। चाहे वो एजुकेशन कहीं एकेडमिक में एडमिशन लेना हो या फिर उसे कहीं आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मतलब रोजगार में भी उसे क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है 2006 से 2007। इसमें UNCRPD संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2006 भारत द्वारा 2007 में मतलब पुष्टि वैश्विक मानकों को अपनाया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2006 और 2007। 2016 में RPWD अधिनियम, राइट्स ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे था पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। RPWD दिव्यांगता की श्रेणियों का विस्तार और अधिकारों का व्यापक सुरक्षा, ये 2016 में। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये जो अधिनियम है ये पारित किया गया था 2009 में इसे पारित किया गया था। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है डेट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्रभावी तिथि, मतलब जो इफेक्टिव डेट है कि मतलब अधिनियम तो पारित 2009 में हुआ था, लेकिन इसे लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से इसे क्या कर दिया गया था, प्रभावी कर दिया गया था, मतलब इसे लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट आगे देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय, शिक्षा सबके द्वार। जैसे मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इसका जो है मेन ध्येय क्या था कि शिक्षा क्या है, सबको पहुंचाई दिया है, सबको दी जाए। मतलब कुछ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब जॉब में चले जाते हैं या फिर अनदर कोई वर्क करने लगते हैं, तो उसके साथ भी अपने वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। तो ये किसके किसके थ्रू पॉसिबल है, ओपन यूनिवर्सिटी। और इसका मेन फंडा यही था कि शिक्षा सबके द्वार, मतलब जो शिक्षा है वो क्या होना चाहिए, सभी को मतलब मिलनी चाहिए। 1982 में अगर देखा जाए, 1982 में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय BR अम्बेडकर। इसमें इन्होंने ये चीज़ ध्यान रखिए कि हैदराबाद जो पहला ओपन यूनिवर्सिटी है वो कौन सी थी, वो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की। वो भी एक चीज़ याद रखिएगा, हैदराबाद की, 1982 में। नेक्स्ट आपका है इग्नू, 1985 में।
जो इग्नू की स्थापना है वो कब हुई थी? 1985 में। डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा में राष्ट्रीय और वैश्विक क्रांति 1985 में ही देखने को मिली थी। आगे आपका है तकनीकी नवाचार। तकनीकी नवाचार अंतरिक्ष से स्क्रीन तक, इसका मतलब आप समझ रहे हैं अंतरिक्ष से स्क्रीन तक, मतलब जो एजुसैट की भी आपने नाम सुना होगा, मतलब एजुकेशन सैटेलाइट है कि मतलब एजुकेशन सैटेलाइट ये जितनी हैं इनके थ्रू जो एजुकेशन है, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन हो गया या फिर आप पीपीटी के थ्रू, सॉरी हाँ पीपीटी के थ्रू पढ़ाना, जो भी सारी चीज़ें हैं, मतलब ज्ञान दर्शन या रेडियो पे भी कुछ प्रसारण किए जाते हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन, चाहे वो फार्मर के लिए हो या फिर स्टूडेंट के लिए भी कोई न्यूज़ देनी हो, तो यहाँ पे सैटेलाइट की अब बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। जैसे इसमें ज्ञान दर्शन है, तो ज्ञान दर्शन ये पूछता है, ये आपको याद होना चाहिए 2000 में इसकी बात की गई है। शैक्षिक टेलीविजन चैनल का शुभारंभ किया गया था यहाँ पे। दूरस्थ छात्रों के लिए दृश्य श्रव्य शिक्षा, मतलब जहाँ पे जो बच्चे मतलब काफ़ी पीछे रह गए हैं जिस गाँव के, वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई का माध्यम नहीं है, तो वहाँ पे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, क्योंकि वो घर बैठे अपने मतलब दूर की शिक्षा, मतलब जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन अगर कोई गांव का बच्चा है वो दिल्ली का एजुकेशन को चाहे तो आसानी से एजुसेट, मतलब इसी के माध्यम से जो तकनीकी है, जो स्मार्ट क्लासेस हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसके थ्रू वो क्या करता है, अपना एजुकेशन कंप्लीट करता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एजुसेट 2004। एजुसेट इसरो द्वारा मतलब अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। शिक्षा के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह, ये याद रखिएगा कि जो एजुसेट है जो 2004 में आया था, ये भारत की तरफ से ये क्या था, ये पहला उपग्रह था, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एजुसेट जिसे बोलते हैं। दृष्टिकोण में बदलाव मतलब कि अभी तक जितने भी हम लोग क्रोनोलॉजी पढ़ा है, क्योंकि 1817 से लेकर के अगर 2020 तक देखा जाए, ये वही बात कि प्री इंडिपेंडेंस, फिर इंडिपेंडेंस और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उसमें जो जो चीज़ हैपन हुई है, पहला जैसे यहाँ पे पास्ट का औपनिवेशिक काल है, फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद है, फिर आधुनिक युग जो अभी चल रहा है आपका। तब प्रकृति, इसमें जो है कुलीन शिक्षा थी, मतलब इलाइट एजुकेशन, तो कुलीन शिक्षा, लेकिन जब देखा गया स्वतंत्रता के बाद इसमें संस्थागत निर्माण किया गया, जैसे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो गया, यूजीसी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, इनकी स्थापना हमको देखने को मिली थी। लेकिन आधुनिक युग में यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रकृति, समावेशी और तकनीकी, मतलब इसमें जो है इंक्लूसिव और टेक ड्रिवन एजुकेशन, एजुसेट, फिर आपका RPWD, ये सारी चीज़ें हमको देखी हैं। पहुंच इसकी जो है पास्ट का अगर देखा जाए तो सीमित और चयनित है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं थी। यहाँ पे प्रकृति, इसमें स्वतंत्रता के बाद में इसका अगर शासन देखा जाए तो ये समवर्ती दर्जा है, जिसे एक मिनट गाइस, मतलब ये समवर्ती दर्जा, क्योंकि पहले जो है एजुकेशन जो था वो आपका राज्य की सूची में आता था, है ना, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन था उसे इसके राज्य से हटा करके इसमें कर दिया गया था, समवर्ती सूची में कर दिया गया था। आधुनिक युग में जो अधिकार है वो सर्वव्यापी कानून है, मतलब यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन है 2009, अगर आप देखा जाए यही तो है जो 1 अप्रैल 2010 में प्रभावी हुआ था, लागू कर दिया गया था कि राइट टू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन जो है वो सबका अधिकार है, जो शिक्षा है वो सबको मिलनी चाहिए। और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसी में आपका आधुनिक युग में ही देखने को मिला है। आगे हम लोग हैं, शिक्षा एक निरंतर यात्रा है, नो डाउट ये जो यहाँ पे बात कही गई है पूरी तरह से सही है कि शिक्षा एक निरंतर यात्रा है। 1835 के जो मैकाले मिनट की सीमित दृष्टि से लेकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के डिजिटल और समावेशी भविष्य तक भारतीय शिक्षा ने हर नागरिक के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है, क्योंकि यही जो 1835 मैकाले मिनट था, ये हमेशा वहाँ पे मतलब अंग्रेजी, मतलब हमेशा अंग्रेजी भाषा का बस प्रमोट करता था, जैसे कि वहाँ पे यूरोपीय साहित्य की बात करता था और यूरोपीय लिटरेचर की बात करता था, यूरोपीय साइंस की बात करता था, मतलब जो भी चीज़ें थी वहाँ से देखने को मिलती थी। तो इसी के साथ गाइज मैंने जितनी भी सारी क्रोनोलॉजी थी वो मैं कवर कर दिया, और ये डेफिनेटली आप इसे एक बार गो थ्रू होके जाइएगा, लर्न करके जाइएगा, डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि जितनी भी UGC नेट ने पेपर 1 और पेपर 2 में जितनी भी क्रोनोलॉजी हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर कहीं क्रोनोलॉजी जाएगी। अगर एक दो कुछ उन्होंने कहीं से मतलब अपडेट करके पूछ लिया तो अलग बात है, बट यहाँ से आपको सारी क्रोनोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये है, ये जो PDF है इसके थ्रू अगर आप चाहें तो अच्छे से एक नोट्स बना सकते हैं,
नहीं तो थ्रू द PDF आप मल्टीपल टाइप से मेमोराइज कर सकते हैं। और ये मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे से सेंड कर दूंगा, आप जा कर के वहाँ से रीड कर सकते हैं। क्योंकि एंड मोमेंट पे जब एग्ज़ाम रहता है तो आप जैसे UGC नेट का पेपर जब भी मैं दिया था, तो क्या मतलब उसमें एंड मोमेंट पे ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि जब वहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 की जो क्रोनोलॉजी, आपको कंसेप्ट तो हमेशा याद रहते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कब हुआ था, उसे क्या बोला जाता था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कब मतलब आया था, उसे क्या बोला जाता था, रैले कमीशन कब आया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछता है। तो आप यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अगर गाइस सच में ये इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर M.Ed परस्यू कर रहे हैं, या फिर B.Ed में पढ़ रहे हैं, या फिर उन्होंने एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो B.Ed का हो या M.Ed का हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। तो थैंक गाइज। अगर आपको अनदर टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और इसी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि UGC नेट जो पेपर 1 है या पेपर 2, पहले मेरा पेपर 2 में वो भी मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं टॉपिक वाइज इवन टॉपिक में जो सब टॉपिक है उसे भी क्या कवर कराऊँगा, जिससे एक बार तेज़ी से मैं पूरा थ्योरी कवर करके फिर जितने भी आपका UGC नेट में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है, मैं स्लाइड के साथ यहीं पे सारी चीज़ें अरेंज करके अभी एलिमिनेशन मेथड भी मैं बताऊंगा। क्योंकि उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखे होंगे कि जब UGC नेट पेपर जो होता है ना, आपको नॉलेज से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मतलब चाहिए, मतलब क्वेश्चन एलिमिनेट करना आना चाहिए। क्योंकि उसके जो मतलब ऑप्शन होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं नो डाउट, लेकिन आपने अच्छे से अगर कंसेप्ट पढ़ा है और क्रोनोलॉजी कवर किया है तो 2 क्वेश्चन तो पहले ही एलिमिनेट कर देंगे आप। 2 क्वेश्चन की बात रह गई, तो यहाँ पे उनको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो थैंक यू गाइज। अब आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊँ। वैसे तो मैं एक तरफ से टॉपिक वाइज जितने भी UGC नेट में आप पूछे गए मैं पहले थ्योरी करा कर और फिर बीच बीच में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊँगा। थैंक यू।